हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताएं और उनके उस आवर्त सारणी के दोष के बारे में, उस आवर्त सारणी की कमियों के बारे में आपसे बताया था। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर आप स्लो पढ़ाते हैं, तो ये हमारी मजबूरियां हैं, क्योंकि आधे घंटे की वीडियो बनाने में 2 GB नेट खर्च होता है और उसको अपलोड होने में 3 या 4 घंटे का 5 घंटे का समय लग जाता है और इतनी देर तक इंतज़ार करना पड़ता है, तब आपके पास वीडियो भेजी जाती है। इसलिए हमारी कुछ सीमाएं हैं और सीमा से आगे हम नहीं जा सकते, लेकिन जितना आपको पढ़ाया जाता है, जितनी आपके पास वीडियो भेजी जाती है, उसके नोट्स अपनी फेयर कॉपी में उतारें और उनको ध्यान से सुने और अभ्यास प्रश्न जो किताब में पीछे हैं उनका उत्तर देने की कोशिश करें, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, ये पाठ मेरा कंप्लीट हो चुका है, ये मैं सीख चुका हूँ। अब आगे, तो जब मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी का निर्माण किया, उस समय परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की व्यवस्था की जानकारी वैज्ञानिकों को नहीं थी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। इसलिए मेंडलीफ ने परमाणु भार को तत्वों का मुख्य गुणधर्म माना, यानी उसने अपने आवर्त सारणी को व्यवस्थित करने के लिए परमाणु भार को मुख्य गुणधर्म माना, यानी कि परमाणु भार के आधार पर अपनी आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया। लेकिन 20वीं सदी के प्रारंभ में जैसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की व्यवस्था की जानकारी हुई, तो सन 1913 में हेनरी मोजले ने, एक वैज्ञानिक थे हेनरी मोजले, उन्होंने आवर्त सारणी को पुनः व्यवस्थित किया और बताया कि भाई परमाणु भार की अपेक्षा परमाणु क्रमांक तत्वों का अधिक आधारभूत गुणधर्म होता है, क्योंकि परमाणु भार तो दशमलव में होते हैं, उनको याद रखना भी कठिन होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक पूर्ण संख्या में होते हैं और उनको याद रखना आसान होता है। तो परमाणु क्रमांक को अधिक आधारभूत गुणधर्म माना और पाया कि तत्वों को आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के आधार पर अधिक अच्छी तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है, बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है। और इस आधार पर उन्होंने अपना संशोधित आवर्त नियम प्रस्तुत किया। और वो आवर्त नियम क्या है कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यह आपने याद करना है। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। और इसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है आधुनिक आवर्त नियम क्या है। जैसे कि मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, उसी प्रकार से आधुनिक आवर्त नियम है कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। जैसे हाइड्रोजन है, इसके नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, अर्थात परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसको सबसे पहले रखा गया। हीलियम, इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, अर्थात परमाणु क्रमांक 2 है, तो इसको इससे आगे रख दिया गया। फिर लिथियम, परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो नाभिक में प्रोटॉन 3 होते हैं। फिर बेरिलियम, परमाणु क्रमांक 4 है। तो मैंने कई बार आपसे बताया भी होगा कि है परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में कैसे रखा है। ही ली बी बैक ओ फन्नी न मग अल सी पैसे कल अर के का एससी टीवी करमन फिको नीकू जन गाही 80 बर्गर क्रप्टोन तक हो गया 36 तत्व। फिर रब सर ये जर नवमो टकरू रह पद अजगर इंसान सबते इजी चमन तत्व। इस प्रकार से परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया है। अब
आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया गया है और उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक अर्थात नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, तो जब हमें परमाणु क्रमांक का पता चलता है तो उससे हमें परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या का भी पता चल जाता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो यह आधुनिक आवर्त सारणी स्वयं ही तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी प्रतिनिधित्व करती है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताऊं कि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के परमाणु क्रमांक 3 है, तो उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी, इसलिए लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2-1। इसके बाद बेरिलियम है, परमाणु क्रमांक 4 हो गया, तो परमाणु क्रमांक बढ़ते क्रम है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्वतः ही क्या हो जाएगा 2। फिर इससे आगे बोरॉन है तो 2-3, उससे आगे कार्बन है तो पहले कोष में 2 दूसरे में 4, फिर नाइट्रोजन है तो पहले कोष में 2 दूसरे में 5, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी स्वतः ही पता चलता जाता है। अर्थात यह आवर्त सारणी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा आपने मेंडलीव की आवर्त सारणी में पढ़ा था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, जिनको वर्ग कहा था, जिनमें से 7 जो वर्ग थे उनको 2 उपवर्गों ए और बी में विभाजित किया गया। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो 7 उपवर्ग थे उनको पूर्ण वर्ग बना दिया, तो 7 उपवर्ग से कितने वर्ग बन गए 14, और जो 8वां वर्ग था उसमें 3 तत्व थे तो उसके 3 वर्ग बना दिए, 8वां 9वां 10वां, ये 3 वर्ग पूर्ण रूप से बना दिए, तो 14 3 17 और उत्कृष्ट गैसों को 18वें वर्ग में रख दिया। इसलिए आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं उनको वर्ग कहते हैं और आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी को 18 वर्गों में विभाजित किया गया है। और इन उपवर्गों को जब पूर्ण वर्ग के रूप में बदल दिया तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी स्वतः ही दूर हो गई, क्योंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी थी कि उन्होंने असमान गुणधर्मों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया। जैसे पहले वर्ग में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के साथ कॉपर, चांदी और सोने को रख दिया। अब इन उपवर्गों को अलग अलग वर्ग बना दिया। फर्स्ट ए को ये वर्ग बना दिया और फर्स्ट बी को ये 11वां वर्ग बना दिया। तो जो उपवर्ग थे उनको पूर्ण वर्ग बना दिया गया, इसलिए असमान गुणधर्मों वाले तत्व स्वतः ही अलग अलग हो गए। अर्थात मेंडलीव की आवर्त सारणी की ये कमी आधुनिक आवर्त सारणी से दूर हो गई। एक चीज हो, जो वर्ग होते हैं इनमें उपस्थित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, यानी कि एक वर्ग के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। अर्थात एक वर्ग में आने वाले सभी तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कोष में अर्थात संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे कि मैं बताऊं, लिथियम है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? लिथियम का होता है 3 नंबर पर है, 2 पहले कोष में दूसरे में है। लिथियम के बाद आता है सोडियम, सोडियम के इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा 2 8 1। इसके बाद में पोटेशियम का क्या होगा 2 8 8 1। इसके बाद में रुबिडियम है, रुबिडियम का क्या होगा 2 8 18 8 और 1। यानी कि एक वर्ग में आने वाले सभी तत्वों के बाह्यतम कोष अर्थात संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। और चूंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही निर्भर करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होने के कारण एक वर्ग के सभी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी लगभग समान होते हैं, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है अर्थात संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इसलिए इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी समान है। हाँ, ये जरूर है कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोष की संख्या
बढ़ती चली जाती है। जैसे लिथियम है तो इसमें 2 कोष है, सोडियम में 3 कोष हो गए, पोटेशियम में 4 कोष हो गए, रुबिडियम में 5 कोष हो गए। सिर्फ कोष की संख्या बढ़ती है, संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है और संयोजकता कोष पर ही तत्व के गुणधर्म निर्भर करते हैं। इसलिए एक वर्ग के सभी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी समान होते हैं। इस बात को ध्यान से सुनिए। इसके बाद में आता है तीसरी विशेषता, आवर्त। तो आधुनिक आवर्त सारणी को 7 क्षैतिज पंक्तियों में विभाजित किया गया है। तो आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियां हैं ना, ये इनको आवर्त कहते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। एक तो ये 2 3 4 5 6 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। और आवर्त कोष की संख्या अर्थात मुख्य ऊर्जा स्तर n को भी प्रदर्शित करता है। कोष की संख्या को भी प्रदर्शित करता है। कैसे? जैसे पहला आवर्त है तो पहले आवर्त में जो जो भी तत्व है, हाइड्रोजन और हीलियम है, पहला आवर्त है तो पहला आवर्त है तो ये कोष को प्रदर्शित करता है, यानी कि पहले आवर्त के तत्वों में एक ही कोष होगा। दूसरा आवर्त है तो दूसरे आवर्त के जो तत्व हैं, क्योंकि आवर्त कोष को निरूपित करता है, तो दूसरे आवर्त के जो तत्व हैं उन सभी में 2 कोष होंगे। आपको पता है लिथियम है तो लिथियम में 2 कोष है। लिथियम के बाद बेरिलियम है तो बेरिलियम में 2 ही कोष है। बोरोन है 5 नंबर पर है तो 2 और 3 2 ही कोष हैं। इसमें 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8, यानी पूरे आवर्त के तत्वों में 2 ही कोष होंगे। सभी तत्वों में 2 कोष होंगे, यानी कि आवर्त जो है वो कोष को निरूपित करता है। 5वां आवर्त है तो 5वें आवर्त के जो तत्व हैं उनमें कोषों की संख्या 5 होगी, ये ध्यान रखें। तो इस प्रकार से जो आवर्त है वो कोष की संख्या को निरूपित करते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त है। पहले आवर्त में केवल 2 तत्व हाइड्रोजन और हीलियम को रखा गया है। हाइड्रोजन और हीलियम जो 18वें वर्ग में रखा गया है, 2 तत्वों को रखा गया है और इसलिए इसको अति लघु आवर्त कहते हैं। 2 ही तत्व हैं इसलिए अति लघु, लघु का मतलब छोटा, अति लघु आवर्त कहते हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्वों को रखा गया है। लिथियम 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे आवर्त में भी 8 तत्वों को रखा गया है और इन दोनों को लघु आवर्त कहते हैं। चौथे और 5वें आवर्त में डी कक्षक शुरू हो जाता है। आप मैंने 9th क्लास में बताया था, एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष। तो चौथे और 5वें आवर्त में डी कक्षक शुरू हो जाता है, डी कक्षक। और डी कक्षक शुरू हो जाता है तो इनमें 18 तत्व रखे गए हैं और इनको दीर्घावर्त कहते हैं। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घावर्त। छठे और 7वें आवर्त में एफ कक्षक शुरू हो जाता है और इसलिए जब एफ कक्षक के 14 और जोड़ दो 18 में, तो एफ कक्षक शुरू होने के कारण छठे और 7वें आवर्त में 32 तत्वों को रखा गया है और इनको अति दीर्घावर्त कहते हैं। ये अलग बात है कि छठे और 7वें आवर्त के 14 तत्वों को मुख्य आवर्त सारणी के नीचे अलग से 2 क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है। इन दोनों क्षैतिज पंक्तियों के पहले प्रारूपिक तत्वों को मुख्य आवर्त सारणी में लिखा गया है और बाकी 14 तत्वों को नीचे 2 क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है। ये जो छठा आवर्त है उसका पहला प्रारूपिक तत्व लैंथेनियम है, इसलिए इस श्रेणी के तत्वों को लैंथेनोइड कहते हैं। और 7वें आवर्त का जो प्रारूपिक तत्व है एक्टिनियम, वो मुख्य आवर्त सारणी में रखा गया है और 7वें आवर्त के तत्व को एक्टिनोइड कहते हैं। यानी कि नीचे जो एफ ब्लॉक के तत्व रखे गए हैं उनको लैंथेनोइड और एक्टिनोइड कहते हैं। लैंथेनोइड क्यों कहते हैं? क्योंकि छठे आवर्त का प्रारूपिक तत्व लैंथेनियम है, इसलिए इनको लैंथेनोइड कहते हैं। 7वें आवर्त का प्रारूपिक तत्व एक्टिनियम है, इसलिए इनको एक्टिनोइड कहते हैं। और ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं। अब आवर्त और वर्ग के बाद
आवर्त और वर्ग के बाद एक आधुनिक आवर्त सारणी की ये विशेषताएं चल रही है, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में रखा गया है, वर्ग 18 है, आवर्त 7 है, ये विशेषताएं हैं जो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद में एक विशेषता ये है आधुनिक आवर्त सारणी की कि जो उत्कृष्ट गैसों की बाद में खोज हुई थी, उन उत्कृष्ट गैसों को 18वें वर्ग में रख दिया गया है, इसको शून्य वर्ग है। अब चूंकि आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है और समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होता है, इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों की समस्या स्वतः ही हल हो जाती है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के एक दोष ये था कि परमाणु भारों के आधार पर उनको आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान मिलना चाहिए था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में चूंकि परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित है, इसलिए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित है, इसलिए समस्थानिकों को अलग अलग स्थान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमी थी कि उनको परमाणु भार के क्रम में अनियमितता थी, जैसे बताया था टेलुरियम परमाणु भार 127.6 को आयोडीन परमाणु भार 126.9 से पहले रख दिया। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में चूंकि तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है, इसलिए टेलुरियम जो है उसका परमाणु क्रमांक 52 है और आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 है, इसलिए स्वतः ही परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गए। इसी प्रकार से कोबाल्ट परमाणु क्रमांक 27 और निकल परमाणु क्रमांक 28 अपने आप आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गए, कोबाल्ट और निकल 27 और 28। तो जो परमाणु भारों की अनियमितता थी वो भी आधुनिक आवर्त सारणी से वो कमी भी दूर हो गई। और इसके अलावा समान गुणधर्मों वाले तत्व, अब आते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की कमियां। तो इतनी सारी विशेषताएं होने के बावजूद एक चीज और, आधुनिक आवर्त सारणी को अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है उसके आधार पर 4 ब्लॉक में, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को 4 ब्लॉक में वर्गीकृत किया गया है। कैसे वर्गीकृत किया गया है वो देखिए। तो मैंने 9th क्लास में आपको तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाया था। तो पहला और जो दूसरा वर्ग था इसको एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं एस ब्लॉक के तत्व? क्योंकि इन तत्वों के बाह्यतम कोष का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाता है, इसलिए इनको एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। मैं एक उदाहरण बताऊं, जैसे कि पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 2 12 3s2 3p6। अब 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, पहले 4s में जाएंगे। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18, इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं 0, 4s में जाएंगे 19। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोष में जा रहा है पोटेशियम का, इसलिए इसको s ब्लॉक का तत्व कहेंगे। इसी प्रकार जैसे मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम 12 नंबर पर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 और 2p6 के बाद 3s2। यहां भी अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोष में जा रहा है मैग्नीशियम का भी, इसलिए ये s ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इसी प्रकार से वर्ग संख्या 13 से 18 तक के तत्व p ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं p ब्लॉक के तत्व? क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकोष में जाता है। कैसे जाता है? एक उदाहरण जैसे मैं आपको बताऊं कि नाइट्रोजन का उदाहरण लें। नाइट्रोजन 7 नंबर पर है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p3 2 2 4 3 7। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकोष में जा रहा है। इसी प्रकार से किसी भी तत्व को ले लीजिए, क्लोरीन को ले लो, 17 नंबर पर है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 2 12, 17 नंबर पर 3s2 3p5।
तो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो p उपकोष में जा रहा है, p कक्षक में जा रहा है, इसलिए इनको p ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं, वर्ग संख्या 13 से 18 तक के तत्वों को। और जो वर्ग संख्या 3 से और जो 12 तक के तत्व हैं इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है। देखो इधर डी ब्लॉक का कोई भी तत्व ले लीजिए, डी ब्लॉक का एक तत्व ले रहा हूं मैं, जैसे आयरन है 26 नंबर पर, लोहा 26 नंबर, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, पहले 4s में जाएंगे और 4s के बाद में 3d में जाएंगे। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 26 नंबर पर है, तो बाकी 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, वो डी उपकोष में चले जाएंगे। तो सारे अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी उपकोष में जा रहा है, इसलिए सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाएंगे, डी ब्लॉक तत्व कहलाएंगे। और जब बाह्यतम कोष का अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में जाता है तो वो एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जैसे नीचे जो श्रेणी दी गई है ये सारे एफ ब्लॉक के तत्व, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देखना, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में ही जाएगा, तो ये एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब और वैसे भी जो एस ब्लॉक के तत्व हैं, यानी पहला और दूसरे वर्ग के जो तत्व हैं इनको क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। पहले वर्ग की जो धातु है उनको क्षारीय धातु कहते हैं, दूसरे वर्ग के जो तत्व हैं उनको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। पी ब्लॉक के तत्व हैं उनको प्रारूपिक तत्व या मुख्य तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनको वर्ग संख्या 3 से 12 तक उनको संक्रमण तत्व कहते हैं, और जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं उनको अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। इसके अलावा यूरेनियम के बाद, ये यूरेनियम है 92 नंबर पर, 92 के बाद जो तत्व आते हैं उनको पैरा यूरेनियम तत्व भी कहते हैं। और जब इस प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया गया तो जो विद्युत धनी तत्व, कौन से होते हैं विद्युत धनी तत्व? विद्युत धनी तत्व वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे सोडियम है तो ये अंतिम इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और त्याग कर धनायन बना लेगा, तो यह विद्युत धनी तत्व है। तो जब आवर्त सारणी में इस प्रकार से परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया गया और समान गुणधर्मों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया, तो इस प्रकार से धन विद्युतीय तत्व अर्थात धन विद्युतीय धात्विक तत्व आवर्त सारणी में बाईं तरफ व्यवस्थित हो गए और विद्युत ऋणी अधात्विक तत्व आवर्त सारणी में इधर दाईं तरफ व्यवस्थित हो गए। और धातु और अधातु के बीच में जैसे कि बोरोन है, ये रहा बोरोन के बाद में आता है सिलिकॉन के बाद में आता है ये आर्सेनिक के बाद में आता है ये टेलुरियम और टेलुरियम के बाद में आता है ये एस्टेटिन आता है, एस्टेटाइन आता है। तो इस प्रकार से जब इन तत्वों को रखा गया है तो ये एक सीढ़ीदार लाइन, टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ीदार लाइन बनाते हैं, और ये जो सीढ़ीदार लाइन है ये धातुओं और अधातुओं को अलग अलग करती है। और इस सीढ़ीदार लाइन के ऊपर जो भी तत्व आते हैं उनको उपधातु कहते हैं। जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, टेलुरियम, एस्टेटिन, ये सब उपधातु कहलाते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी ये उपधातु कहलाते हैं, यानी कि इनमें धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं। इस प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी की क्या क्या विशेषता होगी? आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। एक आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिनको वर्ग कहते हैं। एक वर्ग में आने वाले सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, और अर्थात बाह्यतम कोष या संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इसलिए भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान होंगे। आवर्त बताई दिया कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिनको आवर्त कहते हैं। पहले आवर्त में 2 तत्व हाइड्रोजन और हीलियम, दूसरे और तीसरे तत्व में आवर्त में 8 तत्व रखे गए हैं, चौथे और पांचवें में 18 तत्व, और छठे और सातवें में 32 तत्वों को रखा गया है। पहले आवर्त को अति लघु आवर्त, दूसरे और तीसरे आवर्त को लघु आवर्त, और चौथे और पांचवें आवर्त को दीर्घ आवर्त, और छठे और सातवें आवर्त को अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। अब
इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियों को किस प्रकार से दूर किया गया, तो ये मैंने बता ही दिया कि आधुनिक आवर्त सारणी का आधार परमाणु क्रमांक था और जब तत्वों को परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में रखा जाता है तो समस्थानिकों की समस्या स्वतः ही हल हो जाती है, क्योंकि इसमें परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को रखा गया है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक एक ही होता है, परमाणु भार अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए इनको अलग अलग समस्थानिकों को अलग अलग रखने की यहाँ कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। दूसरी जो कमी थी आधुनिक मेंडलीव की आवर्त सारणी में कि वहां पर परमाणु भार के क्रम को तोड़ा गया, परमाणु भार के क्रम में अनियमितता पाई गई, तो यहाँ पर तत्वों को परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में रखा गया है और परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में टेलुरियम और आयोडीन, कोबाल्ट और निकल अपने परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में स्वतः ही व्यवस्थित हो गए, इसलिए वो अनियमितता भी समाप्त होगी, परमाणु भार की अनियमितता भी समाप्त होगी। अब इसके अलावा उत्कृष्ट गैस जो बाद में खोज हुई थी उनको 18वें वर्ग में रख दिया गया। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में उपवर्ग थे उनको पूर्ण वर्ग बना दिया, इसलिए असमान गुणधर्मों वाले तत्व स्वतः ही अलग अलग हो गए, ये कमी भी दूर हो गई। अब इतनी सारी विशेषताएं, इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी की तुलना में अधिक सरल और विस्तृत है, इसलिए इसको आवर्त सारणी का दीर्घ रूप कहते हैं या इसको दीर्घ आवर्त सारणी भी कहते हैं। अब इतनी सारी विशेषताएं होने के बावजूद भी आधुनिक आवर्त सारणी में भी कुछ कमियां हैं। वो कमियां कौन कौन सी हैं? एक तो वही कमी है हाइड्रोजन की स्थिति, क्योंकि हाइड्रोजन फर्स्ट पहले वर्ग क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है के साथ समानता दर्शाती है। इसके अलावा जो 17वें वर्ग में हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके समान गुणधर्म दर्शाती है, इसलिए इसको पहले वर्ग में या 17वें वर्ग में कहीं भी रखा जा सकता है। इसकी स्थिति अब भी अनिश्चित ही है। दूसरी आधुनिक आवर्त सारणी की कमी यह थी कि यहाँ पर लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को मुख्य आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया गया है, इसको आवर्त सारणी से अलग रखा गया है। तीसरी कमी यह थी कि आधुनिक आवर्त सारणी में भी कुछ समान गुणधर्मों वाले तत्व जैसे कि कॉपर और पारा, बैरियम और लेड, सोना और प्लेटिनम, इनके गुणधर्मों में समानता होते हुए भी इनको अलग अलग वर्गों में रखा गया है। और ये कुछ एक कमियां हैं, बाकी कल पढ़ाएंगे गुणों में आवर्तिता। धन्यवाद।